ओके, लेट अस बिगिन फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स। ऑनलाइन गाइज एक बार क्विकली कंफर्म कर देंगे आवाज, स्क्रीन, एवरीथिंग इज फाइन। परफेक्ट। चैप्टर नंबर 1, यूनिट नंबर 1, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसमें इंट्रोडक्शन जो है अपन देख रहे थे। बेसिक इकोनॉमिक्स का झगड़ा या प्रॉब्लम क्या है? बेसिक प्रॉब्लम क्या है? स्कैरसिटी, राइट। हमारे पास में जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है, बट हमारी इच्छा, हमारी वांट्स जो है क्या है? अनलिमिटेड है। इसी से रिलेवेंट अपन ने बिजनेस का मीनिंग, इकोनॉमिक्स का मीनिंग एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स टोटल में क्या करता है इसका मीनिंग देखा था, राइट। बिजनेस इकोनॉमिक्स शॉर्ट में अगर मैं बोलूं तो वापस से क्या है? बेसिकली इकोनॉमिक की थियरी को प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे डिसीजंस लिए जाते हैं, ये हेल्प करने में कौन हेल्प करता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स की अपन ने डेफिनेशन देखी थी। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, माइक्रो, मैक्रो। माइक्रो होता है ज्यादा बिजनेस इकोनॉमिक्स या मैक्रो होता है? माइक्रो ज्यादा होता है। ऑब्वियसली मैक्रो एनवायरमेंट्स थोड़े बहुत देखने पड़ते हैं, बट बिजनेस इकोनॉमिक्स इज मेनली माइक्रो इन नेचर। उसके बाद में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, कुछ नेचर देखा था अपन ने। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, इट इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, इट इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो ऑल्सो, इट इज एन आर्ट, use of theory of markets and private enterprises, pragmatic in approach, interdisciplinary in nature and normative in nature। normative और दूसरा कौन सा था? पॉजिटिव। मतलब क्या? जो जजमेंट देता है, सिर्फ स्टेटमेंट देता है, वो पॉजिटिव होता है। ऐसा किया तो ऐसा होगा, दैट इज पॉजिटिव। बट आपने ऐसा करना चाहिए, ऐसा जो जजमेंट देता है, दैट इज नॉर्मेटिव। बिजनेस इकोनॉमिक्स मोस्टली क्या है? नॉर्मेटिव है। नेक्स्ट, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या क्या आता है? स्कोप कितना है? क्वाइट वाइड, बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को जो है वो कवर करता है। अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एक बिजनेस के लिए उन्होंने बोला है इंटरनल इश्यूज रह सकते हैं, इंटरनल प्रॉब्लम्स रह सकते हैं, या फिर एक्सटर्नल इश्यूज, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स रह सकते हैं। इंटरनल प्रॉब्लम्स मतलब बेसिकली जो इंटरनल टू फर्म है, जिसको कंट्रोल किया जा सकता है एक फर्म द्वारा, राइट। इसको आप जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज करके टैकल कर सकते हो। दूसरे होते हैं एक्सटर्नल इश्यूज, या इसको एनवायरमेंटल इश्यूज भी बोलते हैं। इंटरनल को ऑपरेशनल भी बोलते हैं, एक्सटर्नल को एनवायरमेंटल भी बोलते हैं। ये कौन से है? एक्सटर्नल इश्यूज। बेसिकली जो फर्म एक कंट्रोल ज्यादा नहीं कर सकती, फर्म अपने हिसाब से थोड़ी बहुत पॉलिसी बना करके जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है उसमें एडजस्ट कर लेती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू इंटरनल और ऑपरेशनल इश्यूज। पहले अपन देखेंगे इंटरनल इश्यूज, जो कि अराइज होते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, फॉल विद इन द परव्यू एंड कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कंट्रोल में है, इंटरनल है नेचर में। इश्यूज रिलेटेड टू चॉइस ऑफ बिजनेस, साइज, प्रोडक्शन डिसीजन, टेक्नोलॉजी, सेल्स प्रमोशन, फाइनेंसिंग, मैनेजमेंट, ये सब चीजें जो है यहां पर कवर होती है। कितना बड़ा बिजनेस, कौन सा बिजनेस, कौन से प्रोडक्ट में काम करना है अपने को, फाइनेंस कहां से, कैसा क्या, ये सब कुछ यहां पर कवर होता है। सबसे पहली चीज उसमें डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। देखो, कोई भी बिजनेस जब एक अपना पूरा मतलब काम कर रहा है, अपना पूरा बिजनेस कर रहा है, कोई भी एंटरप्राइज, उसके लिए नहीं क्या, डिमांड का एनालिसिस करना, डिमांड को फोरकास्ट करना, ये बहुत क्रूशियल होता है। डिमांड एनालिसिस मतलब कैसा? कि मेरे प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट में डिमांड है या नहीं, राइट। मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं उगा रहा हूं पोटैटो, मालूम पड़ा कि मार्केट में सिर्फ टोमेटोज ही खा रहे हैं लोग, तो मेरे पोटैटो बनाने का, उगाने का कोई फायदा होगा क्या? नहीं। मेरे को पहले ये तो समझना पड़ेगा ना कि मार्केट में डिमांड किस चीज की है, कौन से प्रोडक्ट्स की है, मेरे प्रोडक्ट सही में बिकेंगे या नहीं, दैट इज डिमांड एनालिसिस। बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट, कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस क्या है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, प्राइस
क्या है कमोडिटी का जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, कंज्यूमर्स की इनकम कितनी है, कंज्यूमर के उससे रिलेवेंट टेस्ट प्रेफरेंसेस है या नहीं, ये सारी चीजें। चलो वो तो डिसाइड कर लिया। दूसरी चीज फोरकास्टिंग, मेरे प्रोडक्ट की डिमांड रहेगी बट कितनी रहेगी, ये भी मेरे को फोरकास्ट करना जरूरी है। मैं कोई प्रोडक्ट बनाऊं, अब फॉर एग्जाम्पल एक फर्म है, उसने सोचा बहुत कस्टमर्स आएंगे, बहुत ज्यादा होगा, ऐसे ही सोच करके सिर्फ बना लिए 1000 यूनिट्स ऑफ फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप। मालूम पड़ा खरीदने के लिए 10 लोग भी नहीं आए। अब यहां पर क्या करेगी ये 990 यूनिट्स का, वो तो उसको कॉस्ट लग गया जबरदस्ती का, राइट। इसीलिए प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर फोरकास्टिंग भी जरूरी है कि मेरे प्रोडक्ट की क्या डिमांड रह सकती है, कितना क्या हो सकता है, अकॉर्डिंगली मेरे को प्रॉफिट्स कितने हो पाएंगे और अकॉर्डिंगली मैंने प्रोडक्शन कितना करना चाहिए। डिमांड फोरकास्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ प्रेडिक्टिंग फ्यूचर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन पास्ट बिहेवियर एंड फैक्टर्स। अब इसको प्रेडिक्ट ऑब्वियसली कोई भी 100% तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, फ्यूचर में क्या होने वाला है कोई कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, बट बेस्ड ऑन पास्ट डेटा, क्या अभी तक जनरल ट्रेंड रहा है, उसके हिसाब से थोड़ा एक रफ आइडिया तो भी प्रेडिक्ट करना जरूरी है। और ये सब करने में, प्रेडिक्ट करने में डिमांड है या नहीं ये देखने में कौन हेल्प करता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। इट प्रोवाइड्स टूल्स एक्सेट्रा टू असिस्ट इन फोरकास्टिंग डिमांड। दूसरा है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस। डिमांड देख लिया कितनी है, क्या प्रोडक्ट करना है, क्या प्रोडक्शन करना है, ये भी देख लिया। दूसरी चीज अब अपने को जो देखनी है वो है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन थियरी एक्सप्लेन्स द रिलेशन बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। मैं कौन से इनपुट्स यूज करूं, कैसे प्रोपोर्शन में यूज करूं, सो दैट मेरे को प्रॉपर आउटपुट जितना मैं चाह रहा हूं वैसा मिले। मेरा ऑप्टिमम साइज, मेरे को कितना आउटपुट बनाना है, उसके वजह से मेरे को कितना इनपुट कौन से सोर्सेस से यूज करना चाहिए, ये सारा डिसीजन भी लेना जरूरी है। ensure that firm is not incurring undue cost, right? Production analysis ये भी करना जरूरी है। enables the firm to decide on choices of appropriate technology। मैं इनपुट बना करके यूज कर रहा हूं, बट इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करने के लिए कौन सी प्रोसेस यूज करूं, मशीन वगैरह ज्यादा लगाऊं या लेबर यूज करके सिर्फ मैन्युअली काम करूं, राइट? ये सब देखना भी जरूरी है। प्लस कॉस्ट को कम से कम कौन से तरीके से किया जा सकता है, मेरे पास लेबर भी एक ऑप्शन है, मशीन भी एक ऑप्शन है। कम से कम कॉस्ट मुझे कौन से इसमें लग रहा है, कम से कम इनपुट का कॉस्ट मेरे को कहां से खरीदने पर लगेगा, ये सब देखकर ही एक बिजनेस अपना काम कर सकता है। रिकॉग्नाइज बिहेवियर ऑफ कॉस्ट, आइडेंटिफाई द वेज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स एट द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। Cost analysis basically enables a firm to recognize behavior of cost when variables such as output, time period, size of the plant change। अगर मैंने इतना बड़ा प्लांट डाला तो कितना कॉस्ट लगेगा, उससे बड़ा डाला तो कितना लगेगा, उससे बड़ा डाला तो कितना लगेगा, ऐसा सब एनालिसिस बिजनेस इकोनॉमिक्स के थ्रू ही होता है। तीसरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट। देखो, रॉ मटेरियल खरीदते हैं अपन मतलब बिजनेस, इसको क्या करते हैं, मशीन में समझ लो प्रोसेस करते हैं और इससे ही फिनिश गुड्स निकलते हैं, ठीक है। अब ये रॉ मटेरियल जो अपन खरीदते हैं वो किसके अगेंस्ट खरीदते हैं, मतलब क्या देकर खरीदते हैं रॉ मटेरियल, मनी, पैसा। प्रोसेस में जो रॉ मटेरियल है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं मेरा पैसा ही अटका हुआ है, रॉ मटेरियल जो है वो मेरा क्या है, पैसा ही अटका हुआ है। फिनिश गुड्स भी क्या है, मेरा पैसा ही अटका हुआ है। इन्वेंट्री रिप्रेजेंट्स अ मनी, दैट इज कॉस्ट। अगर मैं जबरदस्ती का बहुत ज्यादा मटेरियल अपने पास में रखूंगा या बहुत ज्यादा स्टॉक अपने पास में रखूंगा, मेरे को जबरदस्ती की कॉस्ट इनकर होती रहेगी, जबरदस्ती का मेरा पैसा बहुत अटका हुआ रहेगा मेरे पूरे बिजनेस में, राइट। तो देयर आर सर्टेन टेक्निक्स इन माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसे ABC एनालिसिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको इंटर लेवल पर थोड़ा बहुत इसके बारे में आएगा डिटेल में। क्या करते हैं वो
वो हेल्प करते हैं अपने को फॉर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री। जैसे कि मेरे को आज से 3 दिन के बाद में इन्वेंट्री लगने वाली है, रॉ मटेरियल लगने वाला है, तो सिस्टम इस तरीके से सेटअप किया जाता है कि बरोबर 3 दिन के बाद में ही रॉ मटेरियल का ऑर्डर प्लेस हो, उसी दिन रॉ मटेरियल अपने को डिलीवर हो, और तब से ही मिनिमम से मिनिमम टाइम के लिए अपना पैसा अटका हुआ रहे। ऐसा ट्राई करने के लिए, बेसिकली ऐसा काम करने के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट हेल्प करता है। पर्टेन्स टू रूल्स दैट फर्म्स कैन यूज टू मिनिमाइज कॉस्ट विथ मेंटेनिंग इन्वेंट्री। जितने ज्यादा दिन तक आप वो स्टॉक अपने पास में रखोगे उतने ज्यादा दिन तक पैसा अटका हुआ रहेगा। उसको कम से कम कैसा किया जाए, वर्क इन प्रोसेस, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, तीनों को ये अपने को इन्वेंट्री मैनेजमेंट हेल्प करता है, बिकॉज इट अफेक्ट्स द प्रॉफिटेबिलिटी। मेथड सच एज एबीसी एनालिसिस, सिंपल सिमुलेशन, मैथमेटिकल मॉडल्स, ये सब यूज होते हैं उसमें। देन मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसीज। मैं जो मार्केट में काम कर रहा हूं वो मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, मैं परफेक्ट कंपटीशन का प्लेयर हूं, मैं ओलिगोपोली का प्लेयर हूं, मोनोपोली का प्लेयर हूं, ओलिगोपोलिस्टिक का हूं, मोनोपोलिस्टिक का हूं, कौन से मार्केट में मैं काम कर रहा हूं, पहले तो आपको ये मार्केट समझना जरूरी है। दूसरी चीज, उसके हिसाब से मैंने अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस कैसी रखनी चाहिए वो देखना जरूरी है, राइट। जैसे बेसिक एग्जांपल, अगर आप एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में देखो, परफेक्ट कंपटीशन का कोई एग्जांपल बता सकता है क्या कोई? नॉट एग्जैक्टली, दैट इज मोर ऑफ अ मोनोपोलिस्टिक अपन बोल सकते हैं। वेजिटेबल मार्केट लेते हैं अपन, राइट, सब्जी मंडी। वहां पर नॉर्मली बहुत सारे सेलर्स रहते हैं, बहुत सारे बायर्स रहते हैं। मार्केट में एक जनरली रेट डिसाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए किलो कोई तो भी एक सब्जी मिल रही है, 10 रुपए किलो कुछ मिलता क्या आजकल? ठीक है, पकड़ो अभी 10 रुपए, हाँ हाफ किलो, चलो जा 100 रुपए किलो, ठीक है, 100 रुपए किलो मिल रहा है अपने को, राइट। एक मार्केट ने वो फिक्स करके दे दिया है अपने को। अब कोई भी सेलर अगर 100 के बजाय 150 रुपए चार्ज करेगा तो कोई भी खरीदेगा क्या उससे? क्योंकि देयर आर एन नंबर ऑफ सेलर्स, तू नहीं अकेला बेचने के लिए हजारों सेलर्स है, हम उससे खरीद लेंगे। तो वहां पर वो प्राइस ज्यादा चार्ज कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। बट अगर उसका मोनोपोली है, बेसिकली वो जो है मोनोपोली में काम कर रहा है, तो अकेला सेलर है, जो प्राइस चार्ज करे सामने वाले को पे करना ही पड़ेगा, राइट। ऐसे प्राइसिंग पॉलिसीज भी डिटरमाइन की जा सकती है बाय फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग कि अपन कौन से मार्केट में है। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन विच द फर्म्स हैव टू फेस, डिटरमाइनिंग डिग्री ऑफ मार्केट पावर, strategies to be followed in market management under given competitive conditions। प्राइस थियरी, ये भी एक थियरी है जो कि अपने को हेल्प करती है। हाउ प्राइसेस आर डिटरमाइंड, अपने को ये बेसिकली चैप्टर नंबर 4 में आएगा डिटेल में कि हमको प्राइसेस कैसे डिटरमाइन करना है अंडर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केट। सब चीजें बिजनेस इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। देखो पहला चैप्टर जो पहला यूनिट है ना, अपने को सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा है जनरल कि कैसा कैसा अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एग्जैक्ट शायद अपने को ये मतलब एकदम रिलेटेबल ना लगे, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लग सकता है, बट एक्चुअल जैसे अपन अंदर अंदर और सब्जेक्ट्स में जाते जाएंगे ना, टॉपिक्स में जाते जाएंगे ना, वैसे फिर ये रिलेट हो पाएगा। देन रिसोर्स एलोकेशन, अपने अवेलेबल रिसोर्सेस को कैसे अपन प्रॉपरली एलोकेट करें, ये तो बेसिक था माइक्रो इकोनॉमिक्स में, राइट। अवेलेबल रिसोर्सेस को अपनी कंपीटिंग नीड्स में कैसे क्या एलोकेशन करें सो दैट अपना ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, ये भी बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है थ्रू वेरियस टूल्स जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग एक्सेट्रा टू अराइव एट बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। थियरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मेरे को कोई बिजनेस चालू करना है, इसका मतलब मेरे को उसमें पैसा लगाना है, बरोबर। पैसा लगाना है दैट इज इन्वेस्टमेंट करना है। मैं कहां पर इन्वेस्टमेंट करना पसंद करूंगा? जहां पर मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा या रिटर्न ज्यादा मिलेगा। इसका भी नहीं क्या, एक प्रॉपर एनालिसिस होता है। मैं आज इतना पैसा लगा रहा हूं, मुझे कितने टाइम तक कितना कितना प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है, राइट। दीज आर कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अभी कितना पैसा लग रहा है, एनपीवी आपने नाम सुना होगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू सुना है नहीं सुना है? आएगा अपने को इंटर लेवल पर, ठीक है। पूरा एक डिसीजन लेने में यहां पर यह भी कि मैंने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसमें भी माइक्रो इकोनॉमिक्स बिजनेस इकोनॉमिक्स के कंसिडरेशन आते हैं। Firm has to carefully evaluate investment decisions, carry out a sensible policy of capital allocation.
एलोकेशन ऑफ स्केर्स कैपिटल अमॉन्ग कंपीटिंग यूजेस ऑफ फंड्स। प्रॉपर एक साइंटिफिक क्राइटेरिया जो अपन ने एनपीवी एक बोला अभी, उसके हिसाब से होता है। देन प्रॉफिट एनालिसिस, जैसा अपन ने डिमांड एनालिसिस किया था, डिमांड फोरकास्टिंग किया था, उसी बेसिस पर प्रॉफिट एनालिसिस भी कर सकते हैं, प्रॉफिट फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं। करना जरूरी है एक बिजनेस को कि अपने को कितना प्रॉफिट होगा, कैसे होगा, अकॉर्डिंगली अपन बिजनेस में टिक पाएंगे कि नहीं, सफिशिएंट प्रॉफिट्स अपने को होंगे या नहीं। प्रॉफिट्स ऑब्वियसली दे आर अनसर्टेन, बट प्रॉफिट थ्योरी गाइड्स इन द मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रॉफिट्स. This is also immensely useful in future profit planning. And last is risk and uncertainty analysis. एक बिजनेस जो है एक पूरी रिस्की एनवायरनमेंट में, डायनामिक एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट में काम करता है, राइट? तो प्रॉपर मेको जो बिजनेस करना है उसमें क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है, क्या क्या अनसर्टेनिटीज हो सकती है। गवर्नमेंट ने एक कोई नोटिफिकेशन ला दिया कोई तो भी मेरे अगेंस्ट, तो मेरा बिजनेस खत्म, ऐसा हो सकता है क्या, क्या क्या रिस्क है, क्या क्या अनसर्टेनिटीज है, ये सब भी एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है, जो कि अगेन एक एरिया है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ये एनालिसिस जब सब अपन बोल रहे हैं ना कि फ्यूचर के लिए एनालिसिस, फ्यूचर के लिए एनालिसिस, ये सब इट हैपेंस ऑन पास्ट डेटा एंड करंट इंफॉर्मेशन। पास्ट में कैसे कैसे हुआ है, अभी अपने पास में क्या डेटा है, उसके हिसाब से फ्यूचर में क्या हो सकता है। Uncertainties helps the business firm in arriving at efficient decision. Analysis of risk and uncertainties helps in business firm arriving at decision. ये सब कौन से वाले हैं? माइक्रो इकोनॉमिक या फिर इंटरनल इश्यूज अपन देख रहे थे, राइट? कौन से देखे अपन ने? डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, प्रोडक्शन कॉस्ट एनालिसिस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मार्केट स्ट्रक्चर, प्राइसिंग पॉलिसीज, रिसोर्स एलोकेशन, थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एनालिसिस, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस। अभी देयर आर सर्टेन एक्सटर्नल इश्यूज आल्सो, राइट? एक्सटर्नल या इसको एनवायरमेंटल इश्यूज बोलते हैं, जो कि फर्म के कंट्रोल में नहीं होते, राइट? मैक्रो इकोनॉमिक इन नेचर होते हैं। कौन से होते हैं? टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। मैं जहां पे मतलब मेरा बिजनेस कर रहा हूं उस देश की इकोनॉमी कैसी है, ये एक फर्म के हाथ में है क्या? नहीं, वो तो जैसी है वैसी है। स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल, अपने को एक स्पेसिफिक पूरा चैप्टर ही है बिजनेस साइकिल। शॉर्ट में आपको बताऊं तो क्या बोलते हैं वो, कोई भी इकोनॉमी में कंटिन्यूअसली ऐसी ग्रोथ नहीं होते रहती, देयर आर फेजेस, साइकिल गोज लाइक समथिंग लाइक दिस, उतार चढ़ाव, पहले देयर इज एक्सपांशन, फिर बाद में समटाइम्स देयर कैन बी डिक्लाइन, देन अगेन एक्सपांशन, डिक्लाइन, ऐसे ऐसे होते रहता है। जहां पर पूरी इकोनॉमी में डिक्लाइन हो रहा है वहां पर मेरे बिजनेस में भी नॉर्मली डिक्लाइन आना चाहिए, जहां पर एक्सपांशन हो रहा है वहां पर मेरे कंपनी में भी एक्सपांशन आना चाहिए। अकॉर्डिंगली मेरा बिजनेस अफेक्ट होगा बाय दिस बिजनेस साइकिल्स। ये मेरे कंट्रोल में है क्या? नहीं। ट्रेंड्स इन नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्राइसेस, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, पूरे नेशन की एम्प्लॉयमेंट लेवल कैसी है, प्राइसेस लेवल कैसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी है, फेवरेबल है नहीं है, सेंट्रल बैंक्स, फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सिस्टम जो है कंट्री में पूरा अच्छी तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस जैसे ट्रेड यूनियंस, कोई प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर यूनियंस बहुत ज्यादा है क्या, जो कि मेरे काम में बाधा बन सकती है, जो कि दे कैन एक्ट एज बैरियर्स टू माय एफिशिएंट वर्किंग, एंड सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ओवरऑल सेफ्टी है या नहीं, लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होते हैं या नहीं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या नहीं, गवर्नमेंट प्रॉपर है या नहीं, ये सब भी फैक्टर्स देखने जरूरी है। कंट्रोल में नहीं है बट इनको देखना जरूरी है, अकॉर्डिंगली डिसीजंस लेना जरूरी है। एंड लास्ट में अपने को शॉर्ट में छोटा सा डिफरेंसेस दिया है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड उसके बेसिस। इकोनॉमिक्स क्या है? फ्रेमिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक्स जो है हमको सिर्फ प्रिंसिपल्स बताता है, ऐसा किया ऐसा होगा, राइट? बट इनका एप्लीकेशन कहां कैसा होना चाहिए वो कौन बताता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक भी है, मैक्रो इकोनॉमिक भी है, दोनों पे फोकस करता है, दोनों थियरीज देता है। बट बिजनेस क्या है ज्यादा, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इन नेचर।
मेन टास्क ऑफ इकोनॉमिक्स इज फुलफिलमेंट ऑफ द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज एंटिटीज। यहां पर जो मेन फोकस होता है ना बिजनेस इकोनॉमिक्स में, वो होता है कि प्रॉपर डिसीजन मेकिंग हो पाए। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, नॉर्मेटिव या पॉजिटिव? ये है बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसलिए पहले मैंने बोलता, ज्यादा करके वो नॉर्मेटिव ही है, वो बताता है कैसे क्या काम हो। इकोनॉमिक्स की बात करें तो वो पॉजिटिव एज वेल एज नॉर्मेटिव दोनों भी है। इकोनॉमिक्स वाइडर स्कोप है, बिजनेस इकोनॉमिक्स नैरो है। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि इकोनॉमिक्स में बहुत सारी चीजें आती है, उसकी एक ब्रांच है बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो कि प्रैक्टिकली अपने को हेल्प करती है चीजों को अप्लाई करने में। वही नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द अप्लाइड ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स हैज बिजनेस इकोनॉमिक्स एज अ अप्लाइड ब्रांच, वन एंड द सेम थिंग। एक्टिव पैसिव करके उन्होंने लिखा है। Economics is concerned with theories of production and consumption, but business economics mainly concerned with profit. Profit कितना हो, क्या हो, उसके अकॉर्डिंगली क्या डिसीजंस लेना है। यहां पर इट इंक्लूड्स द एनालिसिस ऑफ मैक्रो लेवल इश्यूज, यहां पर बिजनेस इकोनॉमिक्स में इंक्लूड एनालिसिस ऑफ माइक्रो लेवल इश्यूज। इकोनॉमिक्स में इट कॉन्सेंट्रेट्स ओनली ऑन द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, बट यहां पर जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, दैट इज इकोनॉमिक थियरी प्लस रियल वर्ल्ड में कैसे क्या एप्लीकेबल होगा, नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स भी कंसिडर करती है। बेसिक इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस, यहां पर उन अजम्पशंस को निकाल करके रियल वर्ल्ड में कैसे क्या हो उस पर काम किया जाता है। दैट्स अबाउट यूनिट नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसमें से अगर अपन इंपॉर्टेंट पार्ट्स बोले जनरली, फर्स्ट इंट्रोडक्शन वगैरह तो ठीक है, इकोनॉमिक्स की फंडामेंटल फैक्ट्स, द नैरो फोकस, ब्रॉड फोकस, ये चीजें। मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसमें अपन ने जो एग्जाम्पल देखा था कि क्या क्या डिसीजंस लेना जरूरी है एक बिजनेस को, वो डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, नेचर तो हमको पता है, माइक्रो मैक्रो। नेचर में अलग अलग पॉइंट्स थे, उसमें स्पेशली नॉर्मेटिव पॉजिटिव वाला पॉइंट, एंड स्कोप के एटलीस्ट साइड हेडिंग जो अपन ने कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस किया, वो बस इतना इंपॉर्टेंट है। ना यूनिट नंबर 2, अब थोड़ा थोड़ा अपन सब्जेक्ट के अंदर जाना चालू करते हैं। यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? कभी भी घर पे पढ़ते हुए टाइम पर भी कभी कोई आपको डाउट आता है, कुछ भी होता है, फील फ्री टू पिंग मी। ग्रुप में मैं एडेड हूं, मेरा नंबर है, आप ग्रुप पर भी मैसेज कर सकते हो, मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो। फील फ्री टू आस्क द डाउट्स राइट अवे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। यूनिट नंबर 2, बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड रोल ऑफ अ प्राइस मैकेनिज्म। इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है ये सब देख लिया अपन ने। नाउ एक इकोनॉमी जो है अपने प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करती है, बिजनेस इकोनॉमिक्स का कैसे यूज कर सकती है, ये सब अपने को शॉर्ट में यहां पर दिया हुआ है। बेसिक प्रॉब्लम पर बेसिक प्रॉब्लम ये किस चीज की बात कर रहे हैं? अपन ने बात की थी लिमिटेड रिसोर्सेस, अपनी प्रॉब्लम क्या थी? रिसोर्सेस लिमिटेड, अनलिमिटेड वांट्स, राइट? ये सिर्फ एक इंडिविजुअल को नहीं, एक नेशन, एक कंट्री एज अ होल को भी सेम चीज फेस होती है। एक कंट्री के पास में भी अनलिमिटेड चीजें तो है नहीं, राइट? सर कंट्री तो प्रिंट कर सकती है अनलिमिटेड मनी, नहीं, ऐसा नहीं। हमारे देश में से फॉर एग्जांपल 10 एप्पल्स है, राइट? अभी वो मिल रहे हैं
हमारे पास में पूरी मनी जो है अवेलेबल वो 100 रुपीज है, राइट। अब 100 रुपीज है, नॉर्मली एक एप्पल की प्राइस कितनी रहेगी? 10। इकोनॉमी में जो बेचने वाले हैं उस हिसाब से 10 लगाएंगे। गवर्नमेंट ने भले ही एक्स्ट्रा पैसा छाप लिया, कितना भी छाप लिया, इसको 100 के जगह 1000 कर लिया, एप्पल्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा क्या उससे? बस एप्पल्स की क्या बढ़ जाएगी? प्राइस बढ़ जाएगी। अब प्राइस जो पहले 10 रुपए की मिलती थी वो क्या होगी? 100 रुपए की हो जाएगी, राइट। तो जस्ट प्रिंटिंग मनी इज नॉट द सॉल्यूशन, राइट। और मनी तो अपन ने एक रिसोर्स बोला है, रिसोर्स सिर्फ मनी थोड़ी होता है, देयर आर इनपुट। अगर अपन बोले कोई भी चीज बनाने के लिए तो क्या सिर्फ पैसा डाल करके, इधर से पैसा डाला उधर से गुड्स निकल जाएंगे क्या? जैसा इधर से आलू डाल के उधर से सोना ऐसा निकलता गया? नहीं, राइट। तो वहां पर अपने को और भी बहुत सारी चीजें लगती है, जैसे कि लैंड, जैसे कि लेबर, जैसे कि कैपिटल, जैसे कि एंटरप्रेन्योर। ये सब क्या है मेरे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ऑल कंट्रीज विदाउट एक्सेप्शंस फेस द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। रिसोर्सेस लिमिटेड है सबके पास में, एंड ये रिसोर्सेस के अल्टरनेटिव यूजेस है। इसमें भी यूज किए जा सकते हैं, ये चीज बनाने में भी, ये चीज बनाने में भी, कोई में भी यूज किए जा सकते हैं, राइट। इसीलिए तो झगड़ा है, इसीलिए तो प्रॉब्लम है। अगर हमारे पास में रिसोर्सेस सारे के सारे अनलिमिटेड रहते थे तो कोई बात ही नहीं थी, जितना चाहो, जो चाहो, जैसा चाहो, जब चाहो, सारी नीड्स फुलफिल हो जाती थी सबकी। पीपल वुड बी एबल टू सेटिस्फाई ऑल देयर वांट्स एंड देयर वुड बी नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। या फिर अल्टरनेटिवली अगर रिसोर्स का सिंगल यूज रह सकता था मतलब अपन ने फॉर एग्जांपल बोलो पैसा, जस्ट इमेजिन अगर हमारा पूरा सिस्टम, पूरा वर्ल्ड ऐसा रहता था कि पैसे से सिर्फ और सिर्फ फूड प्रोडक्ट्स खरीदे जा सकते हैं, तो उस केस में फिर हम सिर्फ उसको फूड के लिए यूज करते थे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी कि पैसा और कहीं यूज करना है क्या, राइट। वहां पर भी ये प्रॉब्लम आती नहीं थी, बट ऐसा रियल लाइफ में नहीं है। अपने पास में रिसोर्सेज जो है, हर रिसोर्स के अल्टरनेटिव यूजेस है, बरोबर। Every economic system has to deal with this problem of scarcity. This is called the central economic problem. ये जो scarcity की प्रॉब्लम है ना, इसको बोलते हैं central economic problem. ठीक है। इसी को फर्दर 4 क्वेश्चंस में या फिर 4 प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला, what to produce, how to produce, for whom to produce, what provisions are to be made for economic growth. शॉर्ट में अगर अपन बोले what to produce, मैंने अवेलेबल रिसोर्सेज से क्या बनाना है डिसाइड कर लिया, कैसे बनाना है वो भी डिसाइड कर लिया, पर किसके लिए बनाना है, किसको देना है बना करके वो गुड्स, और सब कुछ बना बुनू के अभी खा पी के खत्म करना है क्या? नहीं। फ्यूचर वालों के लिए फिर क्या बचेगा? हमारी प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होगी? कुछ ना कुछ बचा के रखना पड़ेगा ना फ्यूचर के लिए भी, वो भी कितना क्या बचा के रखना है वो भी क्वेश्चन हमको आंसर करना पड़ता है। What to produce, how to produce, for whom to produce, and what provisions are to be made for economic growth in future. इन सबको अपन एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला, what to produce. Resources are limited. Society has to decide which goods and services should be produced. एक तो कितने, कौन से गुड्स प्रोड्यूस करना है, कौन से अपने डिसाइड कर लिया कि भाई मेरे को ज्यादा से ज्यादा मोबाइल प्रोड्यूस करना है, या फिर मोबाइल एंड ये माउस ये प्रोड्यूस करना है, बट कितनी कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करूं, मोबाइल के कितने बनाऊं, माउस कितने बनाऊं, पेन कितने बनाऊं, ये भी डिसाइड करना पड़ेगा ना। हाउ मेनी यूनिट्स शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड व्हाट शुड बी प्रोड्यूस्ड, वेदर मोर गन्स शुड बी प्रोड्यूस्ड। अगर यूएस वगैरह कोई ऐसा देश है जहां पर ओपनली आप मतलब गन्स वगैरह खरीद सकते हो, ओपनली तो नहीं, इट रिक्वायर्स लाइसेंस बेसिकली, बट जैसा इंडिया में इतना इजीली नहीं है, वहां पर इट्स नॉर्मल, ठीक है, गन्स वगैरह ये सब रखना। वेदर गन्स शुड बी प्रोड्यूस्ड, लोगों को जरूरत है, या फिर बटर बेसिक चीज फूड आइटम ये ज्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए। ज्यादा कैपिटल गुड्स जैसे कि मशीन, इक्विपमेंट्स, डैम्स, रोड्स, ब्रिजेस, कैपिटल गुड्स का ज्यादा प्रोडक्शन हो,
या फिर कंज्यूमर गुड्स का ज्यादा प्रोडक्शन हो, जैसे सेलफोन्स अपन ने बात की, राइट। नॉट ओनली व्हाट गुड्स बट ऑल्सो इन व्हाट क्वांटिटीज, कितने गुड्स कौन से क्वांटिटी में। इन अ नटशेल, सोसाइटी मस्ट डिसाइड हाउ मच वेट, हाउ मेनी हॉस्पिटल्स, हाउ मेनी स्कूल्स, हाउ मेनी मशीन्स, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ एक्सेट्रा हैव टू बी प्रोड्यूस्ड। दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा क्वेश्चन क्या था, हाउ टू प्रोड्यूस मतलब क्या बोल रहे हैं वो, कैसे बनाओ, हाँ हिंदी में कैसे बनाओ, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। मेरे को कोई भी चीज बनानी है, मेरे को कपड़ा बनाना है। अब कपड़ा बनाने के लिए उन्होंने अपने को एग्जांपल दिया है, हैंडलूम एक अपने पास में अल्टरनेटिव है, पावर लूम्स एक और है, ऑटोमेटिक लूम्स एक और है। हैंडलूम में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा अपने को लेबर लगता है, लेबर ही ज्यादा से ज्यादा काम करता है। पावर लूम्स में लेबर प्लस मशीन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन काम करता है। ऑटोमेटिक में ज्यादातर मशीन से ही सब कुछ काम हो जाता है। अब मैंने कौन सी टेक्निक यूज करना चाहिए, ये अपने को डिसाइड करना पड़ता है, एक इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है। यूज ऑफ लेबर और यूज ऑफ मोर मशीन्स और मोर कैपिटल, ये सब चीजें डिसाइड करनी जरूरी है। सोसाइटी हैज टू डिसाइड वेदर इट विल प्रोड्यूस कॉटन क्लॉथ यूजिंग लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। Whether labor intensive techniques or capital intensive techniques, choice would depend upon availability of different factors of production and their relative prices. ये कैसे डिटरमाइन होगा कि कौन सी टेक्निक यूज करना है, हमारे देश में कौन सी टेक्निक अवेलेबल है वो देखो। हमारे देश में लेबर अवेलेबल ही नहीं है, तो हम फिर लेबर यूज करके बना पाएंगे क्या, नहीं बना पाएंगे। लेबर बहुत ज्यादा महंगा है हमारे यहां पर, तो हम लेबर ज्यादा यूज कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। अकॉर्डिंगली सब कंसिडरेशन से हाउ टू प्रोड्यूस डिसाइड होता है। इट इज इन द सोसाइटीज इंटरेस्ट टू यूज दोस टेक्निक्स दैट मेक्स बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस। तीसरा क्वेश्चन, किसके लिए बनाए। हर किसी की हर वांट सेटिस्फाई नहीं की जा सकती, कुछ लोगों की वांट जो है अनसेटिस्फाइड रह जाएगी, राइट। अपने को किस पे ज्यादा फोकस करके, कौन से सेक्शन पर या फिर कौन से गुड्स पर ज्यादा फोकस करना है, किसकी डिमांड पहले सेटिस्फाई करनी है, ये भी एक इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है। सोसाइटी कैन नॉट सेटिस्फाई ईच एंड एवरी वांट, डिसाइड ऑन हु शुड गेट हाउ मच, दैट इज हाउ द गुड्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड। इट हैज ऑल्सो टू डिसाइड अबाउट द शेयर्स ऑफ द डिफरेंट पीपल इन द नेशनल केक ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब पूरा एक अगर अपन बोले नेशन में पूरा केक है, तो उसमें से हर किसी का शेयर कितना रहेगा, ऐसा उन्होंने एग्जाम्पल से बोला है। एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, फ्यूचर प्रोविजन, फ्यूचर के लिए हमको कितना बचा करके रखना है। अ सोसाइटी वुड नॉट लाइक टू यूज ऑल इट फॉर इट्स करंट कंजम्पशन, अगर सब कुछ अभी ही खा पी के खत्म कर दिया तो फ्यूचर में फ्यूचर वालों के लिए कुछ नहीं बचेगा। अपने को प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ानी है, उसके लिए कुछ नहीं बचेगा। इफ इट यूजेस रिसोर्सेज फॉर करंट कंजम्पशन, नो प्रोविजन इज मेड फॉर फ्यूचर, द सोसाइटीज प्रोडक्शन कैपेसिटी विल नॉट इंक्रीज। Society has to decide how much savings and how much investment should be made for future progress. अब इसी फ्यूचर प्रोग्रेस के लिए, इसी चीज के लिए फ्यूचर में हमने क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये भी डिसाइड करना पड़ता है। वापस से एक बार, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के 4 मेन प्रॉब्लम्स कौन से हैं। What to produce, how to produce, for whom to produce, what provision should be made for future economic ग्रोथ। अब ये क्वेश्चन नहीं क्या, आंसर करने के लिए इट डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमी। एक इकोनॉमी कौन से टाइप की है, उसके हिसाब से वो ये क्वेश्चंस को टैकल करती है, डील करती है, आंसर करती है, राइट। एक इकोनॉमी को अपन इकोनॉमिक सिस्टम भी बोल सकते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम मतलब क्या, इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ अरेंजमेंट फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल इकोनॉमी में प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, प्राइवेट प्लेयर ज्यादा है कि गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस ज्यादा है, इस बेसिस पर एक इकोनॉमिक सिस्टम या फिर एक टाइप ऑफ इकोनॉमी डिटरमाइन होती है। तो कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है या फिर कौन सी इकोनॉमी का टाइप है, इसके बेसिस पर वो जो क्वेश्चंस है उनका आंसर मिलता है हमें। अब आंसर जानने के पहले अपने को यह देखना पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज जो अपन ने बोला वो कौन सी है। 3 मेन टाइप्स की इकोनॉमीज होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। किसी को पता है थोड़ा बहुत आइडिया कुछ
सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड क्या होता है? पब्लिक इज गवर्नमेंट। ओके, देखो कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड ये ना पता हो, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर ये सुना है, पता है? प्राइवेट सेक्टर मतलब क्या? प्राइवेट इंडिविजुअल्स, आप और मैं, राइट? हमारे जो बिजनेसेस है, हमारे जो कामकाज है, ये सब क्या है? प्राइवेट सेक्टर है। जो अपन कंपनीज देखते हैं बड़ी बड़ी, रिलायंस, विप्रो, ये सब क्या है? प्राइवेट कंपनीज है, राइट? वो हो गया हमारा प्राइवेट सेक्टर। एक होता है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। अगर चीजें जो है गवर्नमेंट ओन करती है, गवर्नमेंट चलाती है, तो दैट इज पब्लिक सेक्टर। एक आधा एग्जाम्पल कोई ध्यान में आता है कि अपने इंडिया में कौन सी चीजें हैं? रेलवेज। रेलवेज कौन चलाता है? गवर्नमेंट ही चलाती है। वो सिर्फ और सिर्फ उसमें पब्लिक सेक्टर का ही इन्वॉल्वमेंट है। और बहुत सारे बिजनेस करती है गवर्नमेंट। कौन से कौन से? पोस्ट एक है, बिल्कुल है। डिफेंस, बरोबर। ऑटोमोबाइल, कार, इसमें गवर्नमेंट है क्या? गवर्नमेंट कोई कार वार बनाती है, गवर्नमेंट की कोई कंपनी नाम सुने हुआ है क्या? कुछ ध्यान में है क्या? नहीं, वहां पर सिर्फ प्राइवेट सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर में मोबाइल फोन के जो नेटवर्क है, उसमें कोई ध्यान में आता है गवर्नमेंट का? बीएसएनएल, राइट? वो है पब्लिक सेक्टर में। ये एक हो गया पब्लिक सेक्टर। ऐसे दो सेक्टर्स है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? जहां पर सारी चीजें, सारा बिजनेस, सब कुछ मेनली कौन ओन करता है? प्राइवेट सेक्टर। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? जहां पर सारी चीजें, सारी प्रोडक्शन, सारी फैसिलिटीज कौन ओन करता है? पब्लिक सेक्टर। और मिक्स्ड क्या होता है फिर? दोनों का मिक्सचर। कुछ चीजें प्राइवेट के पास में, कुछ चीजें पब्लिक के पास में। कुछ कुछ चीजों में दोनों भी पार्टिसिपेट करते हैं। जैसा अभी अपन ने बोला, मोबाइल नेटवर्क पब्लिक सेक्टर है, बीएसएनएल है, साथ में प्राइवेट वाले भी है, जियो, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, राइट? ऐसा जो है इकोनॉमी रहती है अलग अलग टाइप की। अब डिपेंडिंग ऑन दिस टाइप, हर एक इकोनॉमी अपने अपने प्रॉब्लम सॉल्व करती है। अपने को हर एक इकोनॉमी के फीचर्स दिए हैं, क्या बेनिफिट्स है, क्या प्रॉब्लम्स है उस इकोनॉमी में, वो सब भी दिया हुआ है। सबसे पहला कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अपन ने क्या बोला? यहां पर सब चीजें किसके पास में रहती है? प्राइवेट प्लेयर्स के पास में। ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। और प्राइवेट इंडिविजुअल्स का मेन मोटिव क्या रहेगा? वेलफेयर रहेगा क्या लोगों का? प्रॉफिट उनका मेन मोटिव रहेगा। बस पैसा, पैसा और प्रॉफिट। दे कंट्रोल फॉर प्रॉफिट। Private property is the mainstay of capitalism and profit motive is its deriving force. Decision of consumers, business determine the economic activity. एक बिजनेस जो कि प्राइवेट प्लेयर्स, कंज्यूमर्स, आप और मैं, ये लोग मिल करके ही पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं, काइंड ऑफ। और क्या क्या प्रोड्यूस होगा इकोनॉमी में, कैसे प्रोड्यूस होगा, ये सब इन्हीं के बेसिस पर जो है डिटरमाइन होता है, इन्हीं के डिसीजंस पर डिटरमाइन होता है। एक बिजनेस जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स है, वो चाहेगा कि मैं ज्यादा कार बनाऊं, तो ऑब्वियसली कार ज्यादा प्रोड्यूस होगी। व्हाट टू प्रोड्यूस, कैसे बनाऊं, ये भी बिजनेस डिटरमाइन करेगा, राइट? किसके लिए बनाऊं? जो कंज्यूमर्स डिटरमाइन, ज्यादा पे कर पाएगा उसके लिए, राइट? फॉर होम टू प्रोड्यूस भी हो गया। एंड व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड, वो भी बिजनेस के डिसीजन से ही अफेक्ट होगा। गवर्नमेंट हैज लिमिटेड रोल इन द इकोनॉमिक अफेयर्स। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अपने वर्ल्ड में अगर अपन देखें तो इसके कुछ एग्जांपल्स जो है ना, दे आर यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, हांगकांग, साउथ कोरिया, एक्सेट्रा। यहां पर ज्यादातर नहीं, क्या सारी चीजें प्राइवेट इंडिविजुअल्स या फिर प्राइवेट प्लेयर्स जो अपन बोलते हैं, वो ही ओन करते हैं, वही मैनेज करते हैं। पूरा 100% उनका ही है ऐसा नहीं है, बट मेनली जो है उनके हाथों में ही सब चीजें होती है, ठीक है? सोशलिस्ट का कोई एग्जाम्पल ध्यान में आ रहा है क्या?
इकोनॉमी कौन सा वर्ल्ड, कौन सी कंट्री बेसिकली अपने वर्ल्ड में जिसमें सब कुछ गवर्नमेंट के पास में ही है, गवर्नमेंट ही ओन करती है? नॉर्थ कोरिया, राइट? नॉर्थ कोरिया कौन है वो भाई साहब? किम जोंग उन, राइट? उनके हिसाब से ये सब चीजें होती है, बात करेंगे अपन उस पर सोशलिस्ट पे आने के बाद में। एक और होती है मिक्स्ड। मिक्स्ड का कोई एग्जाम्पल? इंडिया बेस्ट एग्जाम्पल। इनफैक्ट मेजोरिटी जो सब इकोनॉमीज होती है ना, वो मिक्स्ड इकोनॉमीज ही होती है वर्ल्ड में। देयर आर एक्सट्रीम्स कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट, बट जनरली एवरीवन इज अ मिक्स्ड काइंड ऑफ इकोनॉमी। अब इसी के अपने को कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, देन कैपिटलिस्ट कैसे अपने प्रॉब्लम सॉल्व करती है, बेनिफिट्स क्या है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के, डीमेरिट्स क्या है सोशलिस्ट में, क्या है डेमेरिट्स, मेरिट्स, उसके फीचर्स क्या है, कैसे वो सॉल्व करती है प्रॉब्लम, मिक्स्ड के क्या है, ये सब अपने को शॉर्ट में यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, इस पे अपन कंटिन्यू करेंगे कल। अभी के लिए कुछ क्वेश्चन के आंसर्स बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2, business economics is abstracts and applies the tools of micro, involves practical application of economic theories in business decision making, incorporates tools from multiple discipline, B and C above. मल्टीपल डिसिप्लिन से अपन ने बोला था, अलग अलग डिसिप्लिन से, मैथमेटिक्स, ऑपरेशनल रिसर्च, इसके भी टूल्स लाते हैं। क्या बोलना है किसी और का, और कुछ बोलना है? बी एंड सी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। पहला वाला क्यों नहीं है? टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाई करता है वो, बट इट्स नॉट दैट एब्स्ट्रैक्ट काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, मतलब बिजनेस, देखो इकोनॉमिक्स इज काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, बट बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, थोड़ा सा उसका अप्लाइड रियल वर्ल्ड में कैसे क्या होती है चीजें, उस पर बताता है। इट्स नॉट दैट एब्स्ट्रैक्ट लाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैं जो अभी पहले यूनिट का बोला एब्स्ट्रैक्ट, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स नहीं बोला, मैं आपके समझने के लिए इससे बोला था वो, कि वो एब्स्ट्रैक्ट मतलब आपको ऐसा लग सकता है, बट बिजनेस इकोनॉमिक्स इज रियल लाइफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। नंबर 3, और किसी का और कुछ? डी, बालिकाओं रिलेटिव स्कैरसिटी, एब्सोल्यूट स्कैरसिटी एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज, ऐसा कुछ तो नहीं पढ़ा था अपन ने? रिलेटिव स्कैरसिटी दैट इज स्कैरसिटी इन रिलेशन टू वांट्स ऑफ सोसाइटी। वांट्स अनलिमिटेड है, उसको पूरा करने के लिए अपने पास में सब रिसोर्सेस नहीं है, दैट्स व्हाई रिलेटिव स्कैरसिटी। स्कैरसिटी सिर्फ ड्यूरिंग द बिजनेस फेलियर या नेचुरल कैलेमिटीज क्या? नहीं, पूरे सब टाइम पर। एंड स्कैरसिटी बिकॉज ऑफ एक्सेसिव कंजम्पशन बाय द रिच, ऐसा कुछ पढ़ा था क्या? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मेटिव स्टेटमेंट? फिफ्थ वाला। क्या आंसर लग रहा है सबको? डी, राइट। क्यों? क्योंकि वो एक अकेला स्टेटमेंट है जहां पर जजमेंट शुड बी, ऐसा करना चाहिए, ये यहां पर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 12। बाकी सबको नन ऑफ द अबव लग रहा है क्या? क्यों? बॉन्ड्स अनलिमिटेड रहेंगे पहली बात तो, राइट। इकोनॉमी विदाउट स्केर्सिटी, अपन ने अभी भी एग्जांपल देखते टाइम पर, अभी डिस्कस करते टाइम पर देखा था, सिर्फ पैसों की बॉन्ड से मतलब पैसा सफिशिएंट है तो उससे सारी बॉन्ड्स पूरी हो सकती है क्या? नहीं, बाकी रिसोर्सेज भी तो चाहिए ना। तो ज्यादा से ज्यादा सब लोग फार्मर्स है, हो सकता है उनके पास पैसे का रिसोर्सेस ना हो। एवरीबडी इज बिलियनियर बट उनके पास बाकी के रिसोर्सेस ना हो। इकोनॉमी वेयर इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, इनकम का क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का, मेन रिसोर्सेस चाहिए अपने को, राइट। तो विदाउट स्केर्सिटी में ये तीनों भी नहीं आएंगे। नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। चलिए एक और लास्ट देखते हैं। सिक्सटीन वाला अगेन इजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट? शुड बी, राइट। अभी कैसे एकदम फास्ट ये आ रहा है, ये अपने को पूरे सब्जेक्ट में ग्रिप लाने की है, ठीक है। चलिए यहां तक सब बढ़िया, किसी के पेट में गुड़गुड़ नहीं है? चलिए रुकते हैं यहां पर, विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू सो मच।